एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके 2 लड़के थे, बहुत ही सुंदर और होनहार। एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों की पत्नियां भी बहुत सुंदर थीं, परंतु बड़ी बहू सरिता को सजने संवरने से फुर्सत नहीं रहती थी। वो अपने आप को छोटी बहू मोहिनी से ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए अधिकतर समय सजने संवरने में ही लगा देती थी। वहीं मोहिनी घर का सारा काम करती थी। अरे बड़ी बहू, थोड़ा पानी लाना, बहुत जोरों की प्यास लगी है। कब से बुला रहा हूँ, तुम सुन रही हो या नहीं? जमींदार कई बार आवाज लगाता है, लेकिन सरिता सब अनसुनी कर देती है। तो छोटी बहू पानी लेकर आती है। लीजिए पिताजी। अरे तुम आई हो पानी लेकर? बड़ी बहू क्या कर रही है? अभी भाभी स्नान करके आई है, तैयार होकर आ जाएगी। तुम इतना जल्दी तैयार होकर काम करने लग जाती हो और ये अभी तक तैयार होकर अपने कमरे से ही नहीं निकल पाई? कोई ना पिताजी, मैं सारा काम संभाल लूंगी। अभी ज्यादा काम भी तो नहीं है, इसी वजह से वो आराम से उठती है। इतने में ही वहाँ पर सरिता आ जाती है। क्या बोल रही थी मेरे बारे में कि मैं आराम से उठती हूँ? 2 दिन से तूने इस घर में काम क्या किया, उसकी बुराई तू यहाँ आकर ससुर जी से करेगी? अरे भाभी, मैंने ये कब बोला? और ना ही पिताजी से मैंने आपकी कोई बुराई की। अच्छा, तू ही समझदार है और बाकी के सभी लोग तो बेवकूफ हैं। मैंने सब सुना है, तो किस प्रकार मेरी बुराई कर रही थी। अरे बड़ी बहू, तुम चुप हो जाओ। ये तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रही है। हाँ, आप तो बोलोगे ये अपनी छोटी बहू के पक्ष में। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सरिता मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है और मोहिनी खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। इधर जमींदार। सरला, आज अगर तुम जिंदा होती तो बहुएं इस प्रकार एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती। इधर बड़ी बहू। सही समय पर पहुंच गई सरिता। आज तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। बस ऐसा ही मौका मिल जाया करे, फिर तो मैं किसी भी काम से हाथ नहीं लगाऊंगी। कुछ समय बाद सोहन भी उसके कमरे में आ जाता है। अरे तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या होगा महारानी, सुबह ही सुबह पिताजी से जाकर मेरी बुराई कर रही थी और पिताजी ने छोटी बहू का पक्ष लिया। मुझसे ही बुरा भला बोला उन्होंने। क्या तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो? वो तो अभी अभी आई है, पिताजी ने उसको खुश रखने के लिए बोल दिया होगा। अपना गुस्सा छोड़ो और रसोई में जाकर छोटी बहू के साथ खाना बनवा लो। मैं क्यों जाऊं? जिस प्रकार उसका मुंह चलता है उसी प्रकार वो अपने हाथ चला लेगी। इतना गुस्सा? अभी वो नई नहीं है और छोटी भी, धीरे धीरे सब समझने लग जाएगी, तब कुछ नहीं बोलेगी। चली जा, उसको काम में हाथ बटा ले। वो घर का सारा काम करेगी तभी तो उसका नूर उतरेगा। उसको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। चाहे वो रसोई में उठ बैठे या पूरी रसोई में आग लगा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो उसी आग में झुलस जाए तो भी। जैसे ही सरिता ने ये बोला, मानो कि भगवान ने उसकी सुन ली और रसोई घर में से एकदम चीखने की आवाज आती है। आह, मैं जल गई, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। चीखे सुनकर जमींदार, दोनों लड़के और सरिता रसोई घर की ओर भागते हैं। जैसे ही चारों रसोई घर में देखते हैं तो मोहिनी पूरी झुलसी हुई जमीन पर पड़ी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन दौड़कर उसे उठाता है और सोहन दौड़कर वैद्य जी के पास जाता है। इधर मोहिनी को कमरे में लाकर लिटाया जाता है। वहीं तुरंत वैद्य जी भी आ जाते हैं। वैद्य जी, देखिए क्या गजब हो गया। वैद्य जी, जल्दी से उपचार कीजिए, मेरी मोहिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उपचार कर रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा झुलस गई है और इसकी पूरी त्वचा भी जल गई है। फिर भी मैं उपचार कर देता हूँ। अब तो इसका रक्षक ईश्वर ही है। क्या बोल रहे हो वैद्य जी? जी जमींदार जी। अभी तो इसका नया जीवन शुरू ही हुआ था। हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? वैद्य छोटी बहू का उपचार करके चला जाता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहन वहीं अपनी पत्नी के पास रुक जाता है। दो दिन बाद उसको होश आता है। जैसे ही उसको होश आता है तो मोहन वैद्य जी को ले आता है। चलो अच्छा है, ये ईश्वर की कृपा से होश में आ गई। अब धीरे धीरे ये स्वस्थ हो जाएगी। तभी सरिता बोलती है, क्या वैद्य जी, इसकी त्वचा पहले जैसी हो जाएगी? नहीं, इसकी त्वचा ऐसी ही रहेगी। अब इसकी त्वचा पहले जैसी नहीं हो पाएगी। इतना सुन सरिता एक गहरी सांस लेती है और मन में सोचती है, चली थी मुझसे ज्यादा सुंदर बनने, अब बनकर रह गई काली कलूटी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजरते हैं और मोहिनी पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उसकी त्वचा काली और खिंची खिंची सी हो गई थी, जिससे सरिता का घमंड और बढ़ गया था। धीरे धीरे सभी घर वाले मोहिनी से दूर दूर रहने लगे, यहाँ तक कि उसका पति मोहन भी अब उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू!
इतना सुन मोहिनी जमींदार जी के कमरे में आ जाती है। हाँ पिताजी बोलिए। नहीं नहीं बहू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो बड़ी बहू को बुला रहा था। और सुनो, अपने कानों में तेल डाल लो, पहले सही से सुन लिया करो, इसके बाद कुछ काम किया करो। और बड़ी बहू कहाँ रह गई? वो तैयार हो रही है पिताजी। इतने में सरिता वहाँ आ जाती है। मैं थोड़ी लेट क्या हो जाती हूँ तो पिताजी की छाती पर आकर खड़ी हो जाती है। तुझसे कितनी बार बोला है तू हमसे दूर रहा कर, मनहूस कहीं की। भाभी मैंने क्या किया? मुझे मालूम है तूने क्या किया। चली जा यहाँ से और अपना काम कर। और क्या बोल रही थी तू? मैं दिन भर सजने संवरने में लगी रहती हूँ। भाभी तुम ये झूठी कहानी क्यों गढ़ रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हे भगवान, तुम पिताजी के सामने मुझसे झूठी बोल रही हो। हे भगवान, कैसे कैसे दिन आ गए। रुको रुको भाभी, अब तो चुप हो जाओ। वो नहीं छोटी बहू, अब तुम ही चुप हो जाओ और बात बात पर मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। ये झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़ा मैं नहीं पिताजी, भाभी कर रही है। तुम दूसरों की गलतियां बताना कम करो, जाकर अपना काम करो और सुबह सुबह मेरे सामने आकर खड़ा मत हुआ करो। ठीक है पिताजी। इस मनहूस ने तो सुबह सुबह ही मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। आने दो देवर जी को, इसकी शिकायत करूंगी। बोलिए पिताजी, आप क्या बोल रहे थे? अरे बहू, कुछ दिनों के लिए मैं घर से बाहर जाऊंगा और सोहन मोहन भी कुछ काम से घर से बाहर जाएंगे, तो तुम्हें ही घर संभालना होगा। ये लो घर की चाबी। अभी देख लो घर का कौन सा सामान कहाँ रखा है, जिससे तुम्हें बाद में कोई समस्या ना हो। जी पिताजी, मैं पूरा घर संभाल लूंगी। आप तो बेफिक्र होकर घूमने जाइए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जैसे ही मोहन घर आता है तो सरिता उसको मोहिनी के खिलाफ भड़का देती है। इतना सुन मोहन गुस्से में अपने कमरे में जाता है। क्यों तुमने पिताजी और भाभी से बदसलूकी की है? नहीं, मैंने तो कोई बदसलूकी नहीं की। फिर क्या भाभी झूठ बोल रही थी? हाँ बोल रही होगी, वो तो मैं सही से सुन नहीं पाई थी। इसी वजह से मैं पिताजी के कमरे में चली गई थी। इसी बात पर भाभी बहस कर रही थी। तुम बहस कर रही थी या भाभी? ये बोलो कि मैं बहस कर रही थी। भाभी अकेली बोलती तो मान लेता, लेकिन पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुम मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने बहस नहीं की। हाँ मुझे मालूम है कौन क्या है। तुम उस दिन मर जाती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पता नहीं अब क्या करेगी मनहूस कहीं की। अगर इस घर में मेरे लिए जगह नहीं बन पा रही हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी तुम मेरे पति होकर मुझे समझ ही नहीं पाते हो, तो और कौन समझेगा इस घर में मुझे। इससे अच्छा मैं इस घर को छोड़कर और कहीं चली जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लेना, जिससे तुम्हारा जीवन सही से गुजर जाएगा। क्या क्या बोल रही है? पहले तो खुद में आग लगाकर पूरे गांव में हमारे ऊपर कलंक लगवा दिया, और अब घर से निकल जा जिससे पूरे गांव वाले हमसे बुरा भला बोले। वाह, तू ही होशियार है। थोड़ा कष्ट क्या पड़ा, अपनी जान बचाकर निकलने की फिराक में है। वाह। सभी लोग सो जाते हैं। इधर सरिता, आज देवर जी ने सही से इसको आड़े हाथों लिया है। खूब बनी फिर रही थी महारानी, अब आएगी ठिकाने। चलो अच्छा है, अब पूरे घर में मेरा ही राजपाट होगा। तीनों कुछ काम की वजह से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। 10-15 दिन के लिए ये घर मेरा हुआ और इस घर की रानी मैं। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा इस घर में। तीनों के लिए खाना तो रख दिया, रास्ते में खा लेंगे। ईश्वर, तीनों को सही सलामत घर वापस ले आना। चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। इतने में ही बड़ी बहू घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह महारानी, इतने सारे पकवान आज ही खा लेगी तो बाद में क्या खाएंगे हम? इसी दिन का इंतजार कर रही थी तू, या इस घर की महारानी बनने की सोच रही है तू? नहीं नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? और खाना तो सभी के लिए बनाया था, वैसे भी रखा रखा खराब हो जाएगा, इससे अच्छा इसको अभी खा ले। तुझे तो बस खाना ही दिख रहा है, घर का इतना सारा काम पड़ा है, उसको कौन करेगा? तेरा बाप। नहीं नहीं, ये सब तो मैं ही करूंगी, आप घर वालों पर क्यों जाती हो? मुझे शाम तक सारे काम पूरे हुए चाहिए, कोई काम छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक एक करके सारा काम कर लूंगी, तुम्हें बोलने का मौका नहीं दूंगी। कर लेने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराया जाता है ये मुझे अच्छे से आता है। मोहिनी घर का सारा काम करती है और सरिता पलंग पर बैठे बैठे सब देखती है। पूरे घर में झाड़ू लगाती है और खाना बनाती है। हो गया सारा काम? हाँ हो गया भाभी। अच्छा, मेरा बिस्तर कौन करेगी? तेरी माँ? मैं करूंगी, अभी करके आती हूँ भाभी। इसी प्रकार सरिता मोहिनी से काम करवाती है और खुद पलंग से नीचे नहीं उतरती है। मेरे लिए एक बढ़िया सा पान बना कर ला, मीठा।
और सुन, गुस्से में ज्यादा चूना मत डाल लाना, नहीं तो मेरा सारा मुंह फट जाएगा। नहीं भाभी, नहीं डालूंगी। मोहिनी पान बना लाती है और सरिता उस पान को खाती है। तुम्हें पान बनाना नहीं आता है क्या? तुमसे बोला था ना इसमें कम चूना डालना। इस चूने की वजह से मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे मैंने तो कम ही चूना डाला था। ओह, इसको कम बोलते हैं तो ज्यादा किसको बोलते हैं? मुझे पता है तू मुझसे जलती है। ऐसा नहीं है भाभी, तुझे जो काम दिया जाता है वो तुझसे सही से होता नहीं है, सदा काम बिगाड़ती है। तेरे जैसे मुझे भी बनाना चाहती है, मुझे सब पता है। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। सरिता ने जो पान खा रखा था उसे वो मोहिनी के मुंह पर थूक देती है। अब तो आपका बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम ये गृहस्थी खुद संभालो, अब इससे ज्यादा मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। जा रही है तो जा, आखिर में घूम फिर कर यहीं आएगी, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। मोहिनी घर से चली जाती है और एक घने जंगल में पहुंच जाती है। नहीं, अब मैं उस घर में कभी लौटकर नहीं जाऊंगी। उससे अच्छा तो मैं इसी जंगल में रह लूंगी। कुछ दूर चलने पर मोहिनी को एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। वो साधु के पास जाती है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस स्थान पर आप जैसे साधु के दर्शन प्राप्त हुए। तुम कौन हो पुत्री? इस घने जंगल में किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हो बाबा, और आपको क्या बताऊं, मुझ पर दया कीजिए बाबा। ठीक है पुत्री, जब तक तुम यहाँ रुकना चाहती हो तब तक रुक लो। बाबा, ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी आपका। वो कुटिया के चारों ओर की साफ सफाई कर देती है। अरे वाह पुत्री, तुमने तो कुटिया को जगमगा दिया, जैसे मानो कि इस कुटिया में राम आ रहे हों। इतना सुन मोहिनी बहुत खुश होती है और वो पूरे मन लगन से साधु की सेवा करती है। अरे, ये हिरण यहाँ घायल अवस्था में है। जरूर किसी शिकारी ने इसको चोट पहुंचाई होगी। इसको कुटिया के पास ले चलती हूँ, वहीं इसकी देखभाल करूंगी। वो उस हिरण की निस्वार्थ सेवा करती है। हे पुत्री, तुम्हारा इतना निर्मल स्वभाव, फिर भी तुम्हें इतनी परेशानी? अगर ये परेशानी नहीं आती तो मुझे आपकी सेवा का मौका कैसे मिलता? कुछ दिन बाद हिरण पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें दिन रात सुख शांति मिले और तुम्हारा घर खूब फले फूले। इतना बोलकर हिरण वहां से चली जाती है। हे पुत्री, तुम्हारी इस सेवा से मैं बहुत खुश हुआ। जिस तरह तुमने पूरे लगन से सेवा की है वो बहुत ही अनमोल है। मांगो पुत्री, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी सेवा चाहिए। ठीक है पुत्री, मैं इस सेवा से बहुत खुश हुआ। तुम यहाँ से दाईं ओर जाओ और एक पेड़ में कई सारे फल लगे हैं, उसमें से तुम्हें बस एक फल खाना है। जी बाबा। मोहिनी उस पेड़ के पास जाकर एक फल खा लेती है। जैसे ही फल खाती है तो एकदम चमत्कार सा होता है और देखते देखते वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। मोहिनी साधु के पास जाती है। इधर जमींदार और उसके दोनों लड़के घर लौट आते हैं। अरे, आ गए आप? थक गए होंगे तीनों, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाती हूँ। तीनों बहुत देर से देख रहे थे लेकिन उनको मोहिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इतने में ही सरिता पानी लेकर आ जाती है। जमींदार से रहा नहीं गया और उसने सरिता से पूछ लिया, अरे, छोटी बहू कहीं नहीं दिख रही है। क्या बताऊं पिताजी, आप गांव से ही बाहर निकले ही होंगे। इसके बाद तो वो रानी की तरह बर्ताव करने लगी मुझसे और एक दिन बाद मुझसे लड़ झगड़ कर घर से भाग गई। आप लौट आए परंतु वो अभी तक लौट कर नहीं आई। इतना सुन जमींदार थोड़ा दुखी होता है लेकिन मन में सोचता है, चलो अच्छा है, अब मैं अपने लड़के के लिए सुंदर सी बहू ले आऊंगा। लेकिन मोहन इतना सुन वहाँ से चला जाता है और एकांत में जाकर सोचता है, उसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और जब मेरा समय आया उसका साथ देने का तब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ जो वो अब तन से सुंदर नहीं रही लेकिन मन से तो अभी भी सुंदर है। मोहिनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें खोजने के लिए, चाहे तुम कहीं भी मिलो। इसके बाद मोहन छोटी बहू को खोजने के लिए जंगल की ओर चल देता है। खोजते खोजते वो साधु के पास पहुंच जाता है। मेरे अहो सौभाग्य, जो आप जैसे साधु के दर्शन इस जंगल में हुए। कहो पुत्र, इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको क्या बताऊं, अपनी करनी का पश्चाताप कर रहा हूँ। बालक,
तुम्हारे पश्चाताप के दिन खत्म हुए। जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हें जल्द ही मिलेगा। पुत्री, जरा बाहर आओ, तुमसे मिलने कोई आया है पुत्री। साधु की आवाज सुनकर मोहिनी कुटिया में से बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपने पति को देखती है तो दौड़कर वो अपने पति के पास आती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन चौंक कर एकदम पीछे हट जाता है और बोलता है, अरे सुंदरी, ये कौन सा घोर पाप करने जा रही हो? तुम मेरे पैरों को ना छुओ। मैं तो अपनी पत्नी को खोजने आया हूँ और तुम वो नहीं हो। हे बालक, यही तुम्हारी पत्नी है। ये तो जंगल का आशीर्वाद है जिससे तुम्हारी पत्नी फिर से सुंदर हो गई। इतना सुन मोहन मोहिनी से माफी मांगता है। पुत्री, तुमने बहुत ही सेवा की है हमारी। ये लो आम का पत्ता, ये हमारी ओर से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इस पत्ते से जो भी तुम मांगोगी वो मिल जाएगा, परंतु पुत्री, इससे वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुमने इसमें लालच दिखाया तो ये पत्ता तुरंत गायब हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं इसका जरूरत के हिसाब से ही उपयोग करूंगी। आपका धन्यवाद बाबा, जो आपने मेरी इतनी मदद की। इतना कहकर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे छोटी, आ गई तू? इतना सुन जमींदार अपने कमरे में से बाहर निकल आता है। अरे ये कौन है? तुम अभी छोटी बहू का नाम ले रही थी, वो कहाँ है? मोहन जंगल की पूरी घटना सुनाता है। बेटी, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे बुरे समय में तुझसे बुरा बर्ताव किया। जहाँ हमें तेरी मदद करनी थी वहाँ हमने तुझे अकेला छोड़ दिया। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। परंतु तुम घर छोड़कर क्यों गई थी? मैं तो आपकी बेटी हूँ और आप मुझसे माफी मांग रहे हो, बल्कि माफी मुझे मांगनी चाहिए आपसे। बिना आपसे पूछे मैं इस घर से बाहर निकल गई थी। तुम लौट आई, यही हमारी ओर से तुम्हारे लिए माफी है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर सरिता मोहिनी के पास आकर पूछती है, अरे तू जंगल में जाकर इतनी सुंदर कैसे हो गई? मोहिनी सरिता को जंगल की पूरी कहानी बताती है। इतना सुन सरिता वहां से चली जाती है। क्यों ना मैं भी जंगल में जाकर उस पेड़ का फल खाऊं, जिससे मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। इतना सोचकर वो भी जंगल की ओर चल देती है। उसे रास्ते में एक घायल हिरण दिखाई देती है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। मैं तेरे लिए थोड़ी आई हूँ इस जंगल में। आज बचा लूंगी तुझे तो कल और कोई मार देगा तुझे। इतना बोलकर वो वहां से आगे निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वो साधु के पास पहुंच जाती है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो इस जंगल में आप जैसे बाबा के दर्शन हुए। कहो पुत्री, इस खतरनाक जंगल में कैसे आना हुआ? मुझे उस पेड़ का रास्ता बता दो जिसके फल खाकर मैं और भी सुंदर हो जाऊं। पुत्री, वो तो पहले आपको इस जंगल की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद जब जंगल खुश होगा तो स्वयं ही फल तुम्हें मिल जाएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है इन फालतू के कामों के लिए। तुम तो उस पेड़ का पता बता दो। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्री, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। वो साधु की बातों को नजरअंदाज करके उस पेड़ की ओर चल देती है। उस पेड़ के पास पहुंचकर उसमें से एक फल तोड़कर खा लेती है। जैसे ही फल खाती है तो एकदम से चमत्कार सा होता है और सरिता एकदम से काली पड़ जाती है और उसकी सारी सुंदरता गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? क्यों ना मैं इसका एक और फल खा लूं जिससे मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। तो वो एक और फल तोड़कर खा लेती है। अरे इनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह वो कई सारे फल खा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी त्वचा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो वो दौड़कर साधु के पास जाती है। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। देखिए मेरी त्वचा कैसी हो गई। पुत्री, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, पहले जंगल को कुछ देना पड़ेगा, इसके बाद ही जंगल से तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन तुमने अपने लालच के वश में कुछ भी नहीं सुना। कुछ तो उपाय होगा इससे मुक्ति पाने का। पुत्री, इसका कुछ भी उपाय नहीं है। अब तो जिंदगी भर ही ऐसा रहेगा और ये तुम्हारे लालच और दूसरों पर बुरा विचारने का नतीजा है। सरिता पहले जहाँ घर में रानी बनकर रहती थी, वो आज अपने ही घर में दासी बनकर रह गई।